त्याचे अनेक मित्र अमेरिकेमध्येच आहेत आणि ते तिथे जॉब। पिछले 2 महीने से हम लोग बहुत ही अनयूजुअल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमने कभी किए ही नहीं थे। I'm वेरी श्योर कि इस कॉल पर आए हुए सभी लोग अब तक खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब में तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। यानी मोदी जी के कहने से पहले ही सब आत्मनिर्भर हो गए थे। पर लॉकडाउन के बाद ये आत्मनिर्भरता निभाना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिस दिन भी घर की बाई आएंगी नहीं, काम सब में एक समान बटेगा। इसलिए सारे अंकल्स को मेरा ऑल द बेस्ट अभी से। बट जोक्स अपार्ट, इस पूरे दौर में हमारे जो भी अनुभव और जो भी स्टोरीज रहेगी, ये अब जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है। और ऐसी एक स्टोरी मेरी भी रही है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ भी ऐसी बहुत अनयूजुअल चीज़ें हुई है इस जर्नी पे जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। वंदे भारत मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ, कॉन्टेक्स्ट दूँ कि मैं यूएस में क्या कर रहा था, किस सिचुएशन में था और क्यों मैं इंडिया वापस आना चाहता था। पिछले 2 साल से बॉस्टन की ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी से मैं अपना एमबीए कर रहा था और कल ही मुझे अपनी डिग्री मिली है एंड आई एम फाइनली अ ग्रेजुएट। और 20 जनवरी को अपने आखिरी सेमेस्टर के लिए मैं बॉस्टन गया था। तब इंडिया में कोविड की कोई केसेस ही नहीं थी और यूएस में भी सिर्फ 10 या 15 केसेस थी। तो तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ इतनी बिगड़ जाएगी और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। मेरी क्लासेस, बॉस्टन की लाइफ, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। फरवरी में ये चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लग गई और स्पेशली जब लोगों ने इटली को स्ट्रगल करते हुए देखा, तब काफ़ी कंट्रीज सीरियस हो गई कोविड को लेके। और यूएस में जिस रफ्तार से कोविड की केसेस बढ़ रही थी, उस वजह से काफ़ी पैनिक बढ़ रहा था। और इसी वजह से 10 मार्च को मेरे स्टेट में, मैसाचुसेट्स में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, क्योंकि मेरे स्टेट में 100+ केसेस हो गई थी। और इस इमरजेंसी के वजह से मेरी क्लासेस सारी ऑनलाइन हो गई थी, सारे वर्क प्लेसेस बंद कर दिए गए थे और जो भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है वो भी सब बंद कर दी गई थी। पर तब सिर्फ 100 पॉजिटिव केसेस थी और इस लॉकडाउन की वजह से हम सबको लग रहा था कि 1 महीने में ये पूरी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और हमारी क्लासेस फिर शुरू हो जाएगी और मेरा कॉन्वोकेशन होगा, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होता है और आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और उस 10 दिन में इतने रफ्तार से केसेस बढ़ने लगी कि 20 मार्च को मेरे यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे बचे हुए क्लासेस जो है वो सब ऑनलाइन होंगे और हमारा इस साल कॉन्वोकेशन नहीं होगा। तो उस वक्त मेरे पास बॉस्टन रुकने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी जो मैं इंडिया से भी अटेंड कर सकता था। पर 22 मार्च को इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रैवल बैन डिक्लेयर कर दिया था, जिस वजह से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में लैंड नहीं हो सकती थी और इस वजह से मैं वहाँ अटक गया था। पर तब मेरी सारी क्लासेस और असाइनमेंट्स और सबमिशन के चलते मुझे वो महसूस नहीं हुआ और मैंने इतना थॉट नहीं दिया उस चीज़ को। पर अप्रैल में ये चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लग गई, क्योंकि अप्रैल में हज़ारों में यूएस में केसेस आने लग गई थी और यूएस की प्रॉब्लम यूएस के लोग थे, क्योंकि यूएस के लोगों में ज़रा सी भी कोविड रिलेटेड अवेयरनेस थी नहीं। जितनी अवेयरनेस हम इंडिया में देखते हैं उसके जस्ट 1 या 2% अवेयरनेस वहाँ होगी, क्योंकि लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने निकलते थे। और अप्रैल में तो ऐसा था कि लोग लॉकडाउन को वेकेशन समझ रहे थे, तो ग्रुप गैदरिंग्स, सुबह जॉगिंग के लिए निकलना, ये सब वहाँ चल रहा था और ये सब चीज़ें देख के हम लोगों को काफ़ी डर लगता था। वहाँ पर काफ़ी वरिड थे हम लोग इस चीज़ को लेकर। और हम जब भी ग्रोसरी करने जाते थे स्टोर्स में, तो स्टोर्स में भी लोग बिना मास्क के आ जाते थे और हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी कॉशियस रहे, जब तक सब लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तब तक इस चीज़ से बचे रहना बहुत ही मुश्किल था। और उसी वक्त हमें एक न्यूज़ मिली थी कि हम जिस स्टोर में जाते थे उस स्टोर के एक एम्प्लॉय को कोरोना हो गया था। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे उस वक्त और मुझे तो इवेंचुअली वापस ही आना था अपने पढ़ाई के बाद डैडी के साथ काम करने के लिए। तो मैं तो अटक ही गया था वहाँ पर। अप्रैल में ही मेरे एक दोस्त के जो फादर है वो सडनली बीमार हो गए थे और वो अकेले उसके मॉम के साथ वहाँ थे और उसे घर जाना था पर वो जा नहीं पा रहा था और उसकी जो ये हेल्पलेस सिचुएशन थी वो मैंने बहुत क्लोजली देखी।
और जब ये देखा मैंने तब मेरा मन बन गया था कि मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना है, पर मैं जा नहीं सकता था। और तब सिचुएशन ऐसी थी कि हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि इवैक्यूएशन फ्लाइट्स प्लान की जाएगी और हमें इतने जल्दी जाने मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा था और ज़्यादातर बाहर के लोगों की वजह से ही हुआ था, इसलिए काफ़ी स्ट्रेस में था उस वक्त मैं। और मम्मी ने तो पीएम ऑफिस को भी लिखा था कि मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कोर्सेज हो गए हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जाए। और इसलिए हमने एम्बेसी को एक इंफॉर्मेशन शीट में लिख के दिया था कि हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अभी बंद हो गया है और हमें वापस जाना है। और ऐसे ही हमने एक इंफॉर्मेशन शीट एम्बेसी के पास लिखाई भी थी, रजिस्टर किया था कि हमें वापस जाना है। पर तब मुझे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान होगा। पर फॉर्चुनेटली 3 मई को इंडिया ने वंदे भारत मिशन अनाउंस किया और इस मिशन में 64 फ्लाइट्स प्लान की गई थी इन 7 डेज। और वर्ल्ड वाइड जितने भी स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उन्हें वापस लाने का यह प्लान था। इन 64 फ्लाइट्स में से 7 फ्लाइट यूएस के 4 सिटीज़ में आने वाली थी और उन्होंने फाइनल फ्लाइट स्केड्यूल जो है ये 6 तारीख को पोस्ट किया था, जबकि ये ऑपरेशन 7 तारीख को चालू होने वाला था। तो वो एक दिन के गैप की वजह से बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ें थी कि इस इवैक्यूएशन फ़्लाइट में जाया जाए या नहीं। बहुत से लोगों को ये इवैक्यूएशन फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। और मेरी खुद की फ़्लाइट पहले 8 तारीख की थी, पहले स्केड्यूल के हिसाब से। तो 8 तारीख की फ़्लाइट तो मेरे लिए कैच करना मुश्किल था, क्योंकि फ़्लाइट नेवार्क से थी और मैं बॉस्टन में था, तो मुझे बॉस्टन से नेवार्क पूरा वाइंड अप करके जाना 2 दिन में पॉसिबल ही नहीं था और मैंने तब गिव अप कर दिया था कि मेरा जाना तो इस फ्लाइट में होगा ही नहीं। पर फॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये पूरा मिशन जो है ये 2 दिन पोस्टपोन हो गया और फिर मेरी फ़्लाइट 10 तारीख को रीशेड्यूल हुई, 10 तारीख के रात। और अब मेरे पास काफ़ी टाइम था सोचने के लिए, पैकअप करने के लिए, सबको गुड बाय बोलने के लिए। और मैं पूरी तरह से रेडी हो गया था इस फ्लाइट्स में जाने के लिए। जब उन्होंने ये अपडेटेड शेड्यूल पोस्ट किया था, तब मुझे लग रहा था कि ये फ्लाइट जो है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे होगी, यानी जिसने पहले बुकिंग कर दी उसे जाने मिलेगा। और इसलिए मैं लैपटॉप के सामने ही बैठा था रिजर्वेशन करने के लिए। जैसे हम आईआरसीटीसी की टिकट करते हैं वैसे मैं एयर इंडिया की टिकट करने के लिए बैठा था। पर मैं ट्राई कर रहा था और टिकट हो ही नहीं रही थी। सारे मेरे सर्च रिजल्ट्स ब्लैंक आ रहे थे। और तभी एम्बेसी से मुझे एक मेल आया कि यहाँ जो इन फ्लाइट्स में जाने वाले लोगों की सिलेक्शन वो लोग करने वाले थे, एम्बेसी वाले। बात ये थी कि 2 लाख लोगों ने एम्बेसी में रजिस्टर किया था वापस जाने के लिए और केवल 1400 लोग इवैक्यूएट होने वाले थे, क्योंकि 7 फ्लाइट और हर फ्लाइट में 200 लोग। तो सिर्फ 1400 पीपल को। तो एम्बेसी को ऐसा लगा कि ये जो लोग हैं जिनकी जेन्युइन इमरजेंसीज है, जो मेडिकल इमरजेंसीज है या जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं या जिनके फाइनेंशियल मीन्स खत्म हो गए हैं या जो टूरिस्ट है जो अटक गए थे, ऐसे लोगों को इन फ्लाइट में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और मेरी भी इसी तरीके की प्रायोरिटी थी, क्योंकि मेरा 31 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था और मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा था और वो वापस जाना चाहते थे और हम लोग भी इस इमरजेंसी में क्लासिफाई हो रहे थे। और 7 तारीख को उन्होंने मुझे कॉल किया, एम्बेसी की तरफ से मुझे कॉल आया कि मेरी सिलेक्शन हुई है इस फ्लाइट में जाने के लिए। और उन्होंने उस कॉल पे ही मुझे सारी इवैक्यूएशन डिटेल और इंडिया में क्या प्रोटोकॉल होने वाला है ये सब उन्होंने मेरे को तभी कम्युनिकेट कर दिया था। और मुझसे कहा गया था कि एयर इंडिया मुझे रीच आउट करेगा रिजर्वेशन के लिए। और उनके ये कॉल के बाद मैं बस एयर इंडिया की तरफ से ही सुनने के लिए वेट कर रहा था। पर 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, एयर इंडिया की तरफ से मुझे कोई कंफर्मेशन आया नहीं। 9 तारीख के सुबह तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं मेरा एयर इंडिया के साथ। 10 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, 9 तारीख तक मेरे पास एयर टिकट नहीं थी हाथ में। तो क्या करना चाहिए, मैंने ये सिचुएशन में ये बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए फिगर आउट करना, क्योंकि ये मेरा फाइनल वाइंड अप था। मुझे सारा सामान वाइंड अप करके नेवार्क पहुंच के ये फ्लाइट पकड़नी थी, पर 9 तारीख तक मेरे हाथ में टिकट ही नहीं थी। तब फिर मेरे जो नागपुर वाले बड़े पापा हैं सुनी जी, उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने इंडिया से अपने सोर्सेज से बात करके मुझे वो टिकट दिलवाने की कोशिश की। और उन्होंने मेरे को ये अश्योरेंस दिया कि मेरा जाना पक्का है, मेरी टिकट आए नहीं है, मेरा जाना पक्का है। और उनके इस अश्योरेंस के दम पे ही मैंने सारी फाइनल पैकिंग कर दी।
सारा अपना लीज एग्रीमेंट सब साइन करके फाइनल कुछ पैक करके मैं 10 तारीख को निकलने के लिए तैयार हो गया, जबकि मेरे हाथ में टिकट भी नहीं थी। जब मुझे 10 तारीख को जब मैं नेवार के लिए निकला, तब मुझे फाइनली मेरी टिकट मिली। पर वो टिकट के साथ मेरे को कहा गया था कि फ्लाइट ओवर बुक्ड है, और ओवर बुक सिचुएशन में ऐसे होता है कि जिनकी प्रायोरिटी है उन्हें दिया जाता है, और चांसेस ये भी होते हैं कि आपको वापस भेजा जाए। मैं पूरा अपना सामान पैक करके नेवार के लिए निकल गया था, तब मेरे को ये पता चला कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है टिकट मिलने के बाद। 10 तारीख को सुबह 8 बजे मैंने बॉस्टन से अपनी जर्नी चालू की थी। बॉस्टन नेवार्क 500 किलोमीटर का रास्ता है, तो मेरा पहला जो था 5 घंटे लगे मेरे को नेवार्क पहुंचने में। और नेवार्क में मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका था, और मेरी फ्लाइट थी रात के 12 बजे। और मैंने सोचा कि ये स्पेशल फ्लाइट है, इसकी स्पेशल प्रोसेस होगी, इसलिए मैं 4 घंटा पहले पहुंच जाता हूँ एयरपोर्ट पे, इसलिए मैं 8 बजे ही एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। पर 8 बजे 4 घंटा पहले पहुंचने, लोग वहाँ 7-7 8-8 घंटे पहले पहुंच चुके थे, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था। यानी लोग इतने डेस्परेट थे वापस जाने के लिए कि वो इतने देर पहले ही वहाँ पर पहुंच गए थे। नेवार का एयरपोर्ट जो है वो इतनी सारी फ्लाइट्स के लिए बंद था, और सिर्फ इसी फ्लाइट के लिए चालू हुआ था। और जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने सारा मैनेजमेंट स्टाफ देखा, और वो सब इंडियंस थे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ मुझे यूएस के लोग मिलेंगे जो ये सारी चीजें करेंगे, सारी चीजें मैनेज करेंगे एयरपोर्ट पे, पर ये सब इंडियंस कर रहे थे वहां पर। यानी यूएस इतना, यूएस वाज द बिगेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ कोरोना, पर ये सारे लोग इंडिया से आए थे हम लोगों को वापस ले जाने के लिए। इतनी सारी रिस्क उठा के वो लोग वहां पर आए थे। ये देख के बड़ा इम्प्रेस था मैं वहां पर। और जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ पर हमारी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग हुई। इस फ्लाइट की एक कंडीशन ये थी कि वो लोग सिर्फ असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को वापस लेकर जाने वाले थे। तो ज़रा सा भी अगर मेरा टेम्परेचर उनके रेंज में नहीं बैठता, तो चांसेस ये भी थे कि वो लोग मेरे को वहीं से वापस कर देते थे। और उनको पूरी अथॉरिटी थी ये करने की, क्योंकि उन्होंने जो डिक्लेरेशन फॉर्म मुझसे साइन करवाया था उसमें ये लिख के दिया था। तो इतना, वो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई थी मेरे लिए कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये भी तैयारी थी मेरी कि नहीं मिला तो मेरे को वापस आके किसी के यहाँ रुकना पड़ेगा। पर फॉर्चुनेटली सब कुछ स्मूथली हुआ। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जैसी नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसी ही हुई थी। फिर मेरी बैग्स चेक इन की, बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी गेट पे गया, और उसके बाद मैं फाइनली अपने गेट पे था। गेट पे पहुंचने के बाद वहाँ इतने सारे इंडियंस थे कि मुझे लगा कि मैं तभी इंडिया पहुंच गया, क्योंकि पूरा इंडियन ही स्टाफ था। सब मैनेज करने वाले इंडियंस थे, ट्रैवल करने वाले इंडियंस थे, और इतना केओस था कि यकीन हो गया था मेरे को कि मैं इंडियंस के साथ ही हूँ अभी, और ऐसा ही मेरा जर्नी रहने वाला है। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि हमारी एक फाइनल थर्मल स्क्रीनिंग होनी थी फ्लाइट में चढ़ने से पहले। और ये थर्मल स्क्रीनिंग में भी अगर मैं फेल हो जाता था तो मुझे वो लोग वहीं से वापस भेज देते थे। पर मेरी जो टिकट थी वो मेरे को लास्ट सीट मिली थी, तो मेरी बोर्डिंग सबसे पहले हुई, तो वो अच्छा हुआ। तो थर्मल स्क्रीनिंग हुई मेरी, और फाइनली मुझे अश्योरेंस मिला कि मैं अभी फाइनली इंडिया जा रहा हूँ, और तब जाके मेरा कोई स्ट्रेस कम हुआ। तो तब मैंने मम्मी डैडी को फाइनली फ़ोन करके बोला कि मैं अभी पक्का आ रहा हूँ। अब तक अनसर्टन था, अब मैं पक्का आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा, एयरक्राफ्ट के डोर पे जब मैं था, तब उन्होंने मेरे हैंड्स और मेरा फेस मुझे सैनिटाइज करने के लिए कहा गया। और जो भी केबिन क्रू था, वो जो कोविड की ड्रेसेस होती है, ब्लू ड्रेस और फेस शील्ड, उसमें था। और एंटायर केबिन क्रू वाज इन दैट यूनिफॉर्म एक्सेप्ट फॉर द पायलट। और वो देख के मुझे लगा कि मैं सेफ हैंड्स में हूँ। पर एयरक्राफ्ट में घुसने के बाद एक और ट्विस्ट था। मेरे को लग रहा था कि 200 ही पैसेंजर्स जा रहे हैं तो फ्लाइट के अंदर डिस्टेंसिंग होगी। पर जैसे मैं अंदर घुसा और मैंने देखा कि अंदर कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि पूरे 340 लोगों की फ्लाइट पूरी पैक होके जा रही थी। 16 घंटे की फ्लाइट 300 लोगों के साथ, जिसमें एयर कंडीशन चलते रहेगा, जिसमें वायरस के फैलने के पूरे चांसेस है। ऐसे सिचुएशन में मैं एंटर किया वहाँ पर, और थोड़ा सा वहाँ पर वापस मैं वरिड हो गया, क्योंकि अकेला था, कोई सपोर्ट नहीं, कोई जानकार नहीं। और ऐसी सिचुएशन में मैंने फ्लाइट एंटर की, और पहले ही मैं
एक स्ट्रेस से रिकवर कर रहा था तब तक दूसरा स्ट्रेस आ गया मेरे को। पर वो जो केबिन क्रू था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हेल्पफुल था। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। और जैसे ही मैं मेरे सीट के पास पहुंचा तो मेरे सीट पे 2 टाइम का खाना, एक स्नैक्स का पैकेट और एक प्रोटेक्टिव गियर किट जिसमें मास्क और फेस शील्ड और ग्लव्स ये ऑलरेडी वहां रखा हुआ था। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि हमारा केबिन क्रू के साथ मिनिमम फिजिकल कांटेक्ट हो, और वो देख के बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और फ्लाइट के अंदर बाकी सारे पैसेंजर्स जो थे वो भी काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जो कि बहुत अनयूजुअल होता है। हम लोग उठते से ही चिल्लाना चालू कर देते हैं, बात करते हैं, पर जिस तरीके से लोग वहाँ बिहेव कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा था। और उस इतने स्ट्रेसफुल माहौल में जब लोग अच्छे से बिहेव करते हैं तब आपको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिलता है, जो कि फ्लाइट्स में आपको लगता ही है, और आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते वैसे वक्त। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। वो बार-बार हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि हमें कहीं पे भी फ्लाइट में क्राउडिंग नहीं करनी है। तो टॉयलेट्स के पास भी क्राउडिंग अलाउड नहीं थी, लेन्स में वॉक करना अलाउड नहीं था। और हमें हमेशा वो यही कहते थे कि हमें अपनी सीट पर ही बैठे रहना चाहिए ताकि किसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो। और इसी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया था और पानी भी नहीं पिया था। मुझे टॉयलेट के लिए नहीं उठना पड़ा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाया मैंने, और ऐसे ही बैठा था मैं, जस्ट टू बी केयरफुल। फ्लाइट फॉर्चुनेटली बहुत ही स्मूथ थी, और 12 बजे के आसपास हम लोग बॉम्बे लैंड किए। तो बॉम्बे लैंड करने के बाद जो डी प्लेनिंग प्रोसेस थी प्लेन से उतरने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मैं अभी मैं तैयार हो गया था इतने स्ट्रेस के बाद कि मुझे पता था कुछ भी आए आई कैन टेक इट। तो उसके बाद फिर मैंने डी प्लेनिंग प्रोसेस चालू की, और मेरे फ्लाइट में बॉम्बे और अहमदाबाद जाने वाले लोग थे। तो अहमदाबाद की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो सबसे पहले उन्हें उतारा गया, और वो काफ़ी कम लोग थे। उसके बाद फिर हमारी प्रोसेस चालू हुई, और वो लोग सिर्फ 30-30 के बैच में सबको बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें क्राउडिंग अवॉइड करना था कि प्लेन रुकते से ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, बैग निकालते हैं, क्राउडिंग करने लग जाते हैं। और उसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये प्रोसेस में कम से कम 3 घंटे लगेंगे, तो सबने अपनी जगह पर ही बैठना है, अवॉइड करना है। और सबने वो चीज़ फॉलो भी की। और अनलकीली मैं सबसे आखिरी वाले बैच में था, तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगा। पर तैयार था मैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था कि ये सब मेरे को बहुत छोटा लग रहा था। तो सबसे आखिरी बैच में मैं बाहर निकला फिर, 30-30 के बैच में सबसे आखिरी बैच में बाहर निकला। बाहर निकलते से उन्होंने वापस मेरा थर्मल स्कैन किया, और उन्होंने जो मेरा न्यूयॉर्क में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था उसके साथ उन्होंने ये कंपेयर किया, और ये चेक किया कि मुझे फ्लाइट के दौरान कोई सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या नहीं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यानी इतनी केयरफुली ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, वो देख के मुझे अश्योरेंस था कि मैं सेफ हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ ट्रैवल करने के बाद डर तो लग ही जाता है। और हमसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कराया गया था, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और हमारे कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की हमारी टेस्ट हुई है, या हमें कोई सिम्टम्स हुए हैं, या हमारे कोई क्लोज रिलेटिव को कोविड डिटेक्ट हुआ है, ये सब हमने उनको भर के थर्मल स्कैनिंग के वक्त उन्हें कॉपी दी है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप थी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना। गवर्नमेंट ये आरोग्य सेतु ऐप को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही सीरियस है, क्योंकि यही एक तरीका है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, जिससे वो लोग पता कर सकते हैं कि आप किस किस से मिले हो, और सही लोगों को क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना सबके लिए मैंडेटरी था, और ये बकायदा हमसे हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवा लिया गया था कि आपको वहाँ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो हम जैसे सेकंड स्टेप पे पहुंचे तो वहाँ आरोग्य सेतु ऐप हमने डाउनलोड किया, उन्हें दिखाया कि डाउनलोड हुआ है, और फिर हम गए इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन में उन्होंने चेयर्स लगाई हुई थी 6 फीट के डिस्टेंस पे, और जैसे ही 30 लोगों का बैच भरता था उसके बाद 30 लोग इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर जाते थे, तब तक सबको वही बैठना था। तो जैसे मेरी बैच कंप्लीट हुई और हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे, तो वहाँ पर हर पैसेंजर को अटेंड करने के लिए एक इमिग्रेशन ऑफिसर था। एट ए टाइम 30 इमिग्रेशन काउंटर्स खुले थे, और इमिग्रेशन प्रोसेस इतनी स्मूथ थी क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा था कि किसी भी एक काउंटर पे क्राउडिंग ना हो, इसलिए हर पैसेंजर के लिए एक ऑफिसर था। और जो भी प्रोसेस थी इमिग्रेशन की वो रेगुलर थी,
फोटो लेते हैं, प्रिंट्स लेते हैं, वो सब उन्होंने लिया। और उसके बाद फाइनली बैगेज क्लेम के लिए मैं गया, बैगेज उठाया अपना, क्योंकि बैगेज पहले ही आ गया था, इतना टाइम लग गया था प्रोसेस में। बैगेज आ गया और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हुआ। और मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरी असली स्ट्रगल उसके बाद चालू हुई है, तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि वहाँ पहुँचा मैं, और सबसे पहले वहाँ पर मनी एक्सचेंज काउंटर रखा था उन्होंने, क्योंकि एयरपोर्ट पूरा बंद था और हमें आगे भी कई सारे खर्चे थे और लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इंडियन करेंसी की, इसलिए उन्होंने वो प्रोविज़न भी करके रखी थी। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वहाँ पर एयरपोर्ट में, हमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया और हमें होटल्स की लिस्ट दिखा रहे थे जो कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ थी, जहाँ पर हमें क्वारंटाइन होना था 14 दिनों के लिए। और वो 1 स्टार से लेके 5 स्टार होटल्स थी, 2500 से लेके 6000 तक का उनका रेट था। सारे होटल्स के रेट सब्सिडाइज कर दिए गए थे, क्योंकि पूरा स्टे अगर 14 दिन का होने वाला है तो ओवरऑल अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो उन्होंने हमें वो इन्फॉर्मेशन दी। फिर उन्होंने हमें रिवील किया कि हम लोग इस होटल से हैं और आप हमारे होटल में आइए। तो एक्चुअली वो लोग उस होटल के एम्प्लॉयज़ थे जो हमको रूम दिखाने के लिए आए थे, और वो लोग एयरपोर्ट के अंदर थे और हमको अटेंड कर रहे थे। तो ये देख के वापस मैं सरप्राइज हो गया था कि ये सब क्या चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर उन लोगों को भी समझाया गया था कि कैसे ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है, इसलिए वो लोग हम यानी वो लोग नैगिंग नहीं कर रहे थे कि हमारी होटल में आइए और हमारे साथ रहिए। वो लोग हमें जानकारी दे रहे थे और हमें बहुत पोलाइटली समझा रहे थे कि होटल में, उनकी होटल में हमने रुकना चाहिए। और मैं जब आखिरी अपने फाइनल स्टेज के लिए गया, तो मैं इसी तैयारी से गया था कि 14 दिन मैं बॉम्बे में क्वारंटाइन होऊंगा, और मैंने होटल भी चूज कर ली थी। पर मैं जैसे ही मेरे फाइनल स्टेज के लिए पहुंचा, तब मेरे को पता चला कि मेरी क्वारंटाइन की जगह जलगांव है और बॉम्बे नहीं है। तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था। और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि जलगांव भी हो तो भी मैं चाहूँगा कि मैं बॉम्बे में ही क्वारंटाइन हूँ। पर उन्होंने वो रिक्वेस्ट सुनी नहीं, और आखिरी स्टेज में उन्होंने ऐसे 4 काउंटर्स लगाए हुए थे, एक बॉम्बे वाले लोगों के लिए, एक कल्याण और ठाणे वाले लोगों के लिए, एक पूना वाले लोगों के लिए, और एक नासिक और उसके सराउंडिंग एरियाज़ के लिए। तो मैं अपने बूथ पे फिर चला गया, नासिक वाला मेरा बूथ था और मैं वहाँ पर चला गया। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उनके पास मेरे बारे में एक इन्फॉर्मेशन शीट उन्हें ऑलरेडी मिली हुई थी, जिसमें मेरी सारी डिटेल्स दी हुई थी कि मैं कहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ, क्यों फ्लाई कर रहा हूँ, मेरी क्वारंटाइन की जगह क्या रहेगी। और उस पे सिर्फ जगह थी जहाँ पर वो कार और नंबर प्लेट और ड्राइवर का नाम लिखना बस बाकी था। पर वो ऑफिसर्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जलगांव में मुझे कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा और कितने दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल ही नहीं रही थी। प्लस मेरे पास लोकल सिम कोई था नहीं, तो मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था, मैं डैडी को बता ही नहीं पा रहा था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। और डैडी को भी एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके पूछा था कि आप कहाँ क्वारंटाइन होना चाहते हैं, और डैडी ने कहा था कि मैं बॉम्बे में ही क्वारंटाइन होगा। तो डैडी भी बॉम्बे के लिए तैयार थे, और डैडी को भी लग रहा था मैं वही क्वारंटाइन होऊंगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। और वो वापस स्ट्रेस में आ गया मैं कि अभी ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी क्या होनी चाहिए मेरी नेक्स्ट स्टेप। पर फिर भी एक कॉल मैंने किया डैडी को, और डैडी ने मेरे को समझाया कि कैसी ये प्रोसेस रहेगी। डैडी को भी पता नहीं था कि कैसा होने वाला है, पर वहाँ मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। तो उन्होंने जैसे कहा वैसे मैं करता गया। सबसे आखिरी में निकला मैं एयरपोर्ट से, क्योंकि मेरी टैक्सी अरेंज नहीं हो रही थी। और फाइनली जब उन्होंने मेरे को टैक्सी अलॉट की, मैं टैक्सी के पास पहुंचा। मेरे को लेने के लिए एक गाड़ी डैडी ने जलगांव से भी भेजी थी, पर उन्होंने उस गाड़ी में भी मेरे को जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो भी व्हीकल्स हमें कैरी करने वाली थी वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज एजेंसी से सैनिटाइज होकर आई थी, और उसी गाड़ी में ट्रैवल करना हमें मैंडेटरी था। और हम लोग पहुँचे, मैं पहुँचा वहाँ पर, और फाइनली मेरी कार वहाँ पर आई। और 6:30 बजे मैंने फाइनली अपनी जलगांव की जर्नी चालू करी। 12 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँचा था बॉम्बे के, 6:30 बजे मैंने अपनी जर्नी चालू करी। पर वो जर्नी भी काफ़ी एक्साइटिंग थी मेरे ड्राइवर को, और मेरे साथ एक को ड्राइवर भी था, और हर गाड़ी में सिर्फ एक ही पैसेंजर अलाउड था। और ड्राइवर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि कहीं पे भी रुकना नहीं है, और कार की विंडोज़ हमेशा खुली रखनी है, और एसी चलाना नहीं है, ताकि कार में वेंटिलेशन बना रहे। और जस्ट टू बी सेफ, कि पैसेंजर को, हो सकता है पैसेंजर को हो या तुमको हो, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ था। और फाइनली फिर जब हमने जर्नी चालू की, तब मुझे हर 3 घंटे में
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है जलगांव के, उनसे बात करनी पड़ती थी। वो मेरे ड्राइवर को फ़ोन करते थे और मुझसे बात करते थे, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपने गाड़ी में बैठा हूँ या नहीं फुल टाइम। इतना उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया था। और 1:30 बजे के आसपास मैं फाइनली जलगांव पहुंचा। पर अभी भी मेरा जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जलगांव में पहुंचा और मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की गाड़ी आई, और वो गाड़ी मेरे को लेके गई सिविल हॉस्पिटल। और डैडी ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी होने वाला है वहाँ पर, तो मैं उसके लिए तैयार था। और मैंने डैडी को रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ आ जाए और मिले मुझसे, क्योंकि मैं मॉरली बहुत डिस्टर्ब हो गया था इतना सब होने के बाद। और फॉर्चुनेटली मेरे भैया, प्रीतम भैया और डैडी सिविल हॉस्पिटल पहुँचे थे, और उन्होंने सब प्रोसेस वहाँ पहले से ही कर रखी थी। तो सिविल की प्रोसीजर मेरी लिटरली 5 मिनट में हो गई। सिविल में उन्होंने मेरा थर्मल स्कैन लिया और मुझे क्वारंटाइन स्टैंप लगाया कि मैं 14 दिन अभी क्वारंटाइन होने वाला हूँ। और फिर मुझे कहा गया कि मेरी क्वारंटाइन प्लेस रॉयल पैलेस होटल है। और एक दिन पहले ही कलेक्टर ने 3 थी क्वारंटाइन प्लेसेस, और लकीली उसमें से एक होटल रॉयल पैलेस थी जो कि घर के बहुत पास में थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद उसी गाड़ी में मैं बैठा और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ में अपने क्वारंटाइन, और वहाँ मुझे मेरा दूसरा मॉडल मिला मेरे मम्मी के चेहरा देखकर। मम्मी आ गई थी मुझे वहाँ मिलने के लिए, और फिर थोड़ी तसल्ली हुई मुझे। और 2:30 बजे मेरी जर्नी फाइनली कंप्लीट हुई रॉयल पैलेस पहुँचने के बाद। रॉयल पैलेस में जैसे ही मैं एंटर किया तो मम्मी डैडी को अंदर एंटर करना अलाउड नहीं था। मेरा सामान पूरा सैनिटाइज किया गया और सामान रूम पे लेके गए। और वहाँ की जो भी एंट्रीज है वो सब मुझे ही करनी थी। तो वहाँ जो भी एंट्री है वो मैंने की, और मैं फाइनली फिर अपने रूम में गया। फाइनली मेरी जर्नी वहाँ कंप्लीट हुई, और फिर जो सोया मैं अगले दिन ही उठा। पर ये पूरे जर्नी में बहुत से पॉजिटिव्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पूरे ऑपरेशन में जितने भी लोग थे वो बहुत हेल्पफुल और बहुत कोऑपरेटिव थे। जहाँ पे भी मैं अटक रहा था वहाँ वो मेरी मदद करने के लिए आ रहे थे। और जो लोग मुझे मदद नहीं कर पा रहे थे वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो मुझे मदद नहीं करना चाहते, उन्हें खुद पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस अर्जेंसी से ये ऑपरेशन प्लान किया गया था उसे थरो करना काफ़ी मुश्किल था, और इस वजह से वो मेरी मदद नहीं कर कर पा रहे थे। पर ओवरऑल काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की, और रियली थैंकफुल टू देम। और जिस सीरियसनेस से सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे वो देख के बड़ा फैसिनेटेड था मैं, क्योंकि इंडिया में वही होता है कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते हैं। पर ड्राइवर यानी मेरे पायलट से लेके मेरे ड्राइवर तक जितना भी क्रू था सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, और वो देख के मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से प्लान्ड है और सब कुछ सही होगा। और इतने बड़े जर्नी में जब ऐसी सिचुएशन हो और ऐसा सपोर्ट हो तभी आप इसे पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हो। और ये क्रू में आए हुए जो लोग हैं ये अपने घर और परिवार से दूर, इतने दूर मुझे लेने के लिए आए थे ताकि मैं अपने घर और परिवार के पास जा सकूं। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई हक है किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करने का। और जो रिस्क उठाई थी ये लोगों ने उसके सामने जो मेरे ट्रबल्स थे वो तो कुछ भी नहीं थे। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सारे सिचुएशन इम्प्रूव की जा सकती थी अगर ये लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती थी। और बहुत ही अनयूजुअल सी जर्नी रही है मेरी। 5 घंटे मुझे नेवार पहुँचने में लगे। 16 घंटे की मेरी फ्लाइट थी। 6 घंटे मेरे को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगे। 8 घंटे बाद मैं घर पहुंचा, और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट पार्ट चालू हुआ, 14 दिन का क्वारंटाइन। जब मम्मी डैडी मेरे को रास्ते पे से हाय बोल के जाते थे पर मैं उनसे मिल नहीं पाता था। मेरे परिवार वाले सब आते थे मुझसे मिलने के लिए पर मैं उनसे मिल नहीं पाता था। और मैं बोलूँगा वही मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम था। 45 घंटे की मेरी पूरी जर्नी रही है। 14 दिन मैं क्वारंटाइन में था, और 16वें दिन जब मैं फाइनली अपने मम्मी डैडी के गले लगा तब ये पूरा स्ट्रगल मुझे एकदम छोटा सा लगने लग गया, और मैं भूल गया कि 16 दिन हुए थे मुझे ये 7,000 माइल की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। अगर उनका मॉरल सपोर्ट मुझे नहीं रहता तो ये जर्नी मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी, और मैं आई कुड हैव ब्रोकन डाउन एनीवेयर, क्योंकि इतना मॉरल सपोर्ट रखता है। इतने प्रोन सिचुएशंस में से मैं वापस आ रहा था। आई एम रियली थैंकफुल टू देम।
रियली थैंकफुल टू दीदी जीजू जो हर 2 दिन मेरे को, दिन में से हर 2 बार मेरे को कॉल करते थे ताकि मेरा टाइम पास हो। और मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ये 14 दिन में इन्होंने मेरे साथ इतना थरो कम्युनिकेशन रखा था कि मुझे ये 14 दिन महसूस ही नहीं हुआ है कहाँ ख़त्म हो गए। और मेरी जो प्रभा बड़ी मम्मी है, चिकू भैया और शिखर बड़े पापा जो है, और मम्मी, इन लोगों ने इतना ग्रैंड वेलकम किया मेरा कि सारा स्ट्रगल मैं भूल गया था अपना, और आई वाज रियली हैप्पी टू बी बैक होम। और इस वंदे भारत मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा सल्यूट है। ये लोग जिस रिस्क के साथ हम लोगों को बचाने के लिए आए थे, ऐसे ही कहूँगा मैं तो, हमको बचाने के लिए आए थे क्योंकि हम लोग इतने डरे हुए थे। और ये लोग हमें जिस तरीके से इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, hats off to Indian government and everyone involved in it. I am also thankful to Rotary कि मुझे मौका दिया गया कि मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल कि आपने पेशेंटली मेरी स्टोरी सुनी। मैंने शुरू किया था तब कम पार्टिसिपेंट्स, अभी बढ़ गए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी स्टोरी। एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और जो भी आपकी जर्नी होगी, मैं चाहूँगा कि आप इसे रिकॉर्ड करके रखें, क्योंकि जब ये पूरा पीरियड ख़त्म होगा तब इन्हीं चीज़ों को याद करके लोग अपना टाइम काटेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थँक्यू रोहन. अतिशय 45 तास आणि 7,000 मैल, अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि तितकाच थरारक असा प्रवास. आणि रोहन, सगळे आम्ही लोक 30-32 मिनिटांनी अतिशय एकाग्रतेने सगळं ऐकत होतो. आणि खरंच आम्हाला अभिमान आहे तुझ्यावर की तू सगळे हे अडथळे पार पाडून आज आमच्यामध्ये आहे. आपल्या मेंबर्सला विनंती आहे की कोणाला काही त्याला विचारायचं असेल किंवा अजून माहिती असेल तर आपण कृपया रोहनशी संवाद साधावा. हाय रोहन. कौन? जितेंद्र है. हाय. अच्छे से नरेट किया तूने. तेरा नरेटिंग इतना बढ़िया हो गया है. दिस इज ऑल्सो स्पीक्स फॉर यू. इतना 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 मतलब डीप एक्सपीरियंस लेने के बाद में उसको नरेट करने के लिए भी एक स्किल लगता है. डेफिनेटली यू हैव दैट. यू हैव, मतलब तूने दिल से उस चीज को एक्सपीरियंस किया. बिकॉज सो मेनी पीपल मिस आउट द डिटेलिंग व्हिच यू नरेटेड, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. हर चीज वहाँ ऑब्जर्व करी कि इंडियन कहाँ है, कौन सी जगह पे काउंटिंग पे कितने लोगों ने कैसे एसेस किया, कैसे अटेंड किया. वेरी गुड. एंड मेरे ख्याल से ये तेरे लिए एक स्किल डेवलपमेंट का एक नया डेवलप हो सकता है. दिस इज व्हाई माय क्वेश्चन ये था रोहन के, इसमें फूड का जो था, तेरे को फूड की दिक्कत ज्यादा नहीं आई होगी ना? मतलब स्लाइड में तो उन्होंने दिया था, अदरवाइज टैक्सी वगैरह में फूड दिया था कि उन्होंने सप्लाई किया था कि यू हैड समथिंग विथ यू? लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसमें मम्मी ने ऑलरेडी वो खाना भेज दिया था जो मैंने ले लिया था वहाँ से. मतलब वो अलाउड किया उन लोगों ने. दैट इज व्हाट आई वांटेड. वो जरूरी भी था क्योंकि मैंने खाया नहीं था. सही बात. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली नरेटेड. Stop and keep it up. महेंद्र भाई, आप दोनों को क्रेडिट जाता है, आपको और भाभी को. आपने बच्चे का मोरल पूरी तरह बूस्ट रखा, जो आज बच्चा इतना पॉजिटिवली उस चीज को देख रहा है. बहुत कम बच्चे हैं जो उसको इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाते, पर्टिकुलरली जनरेशन की. आई होप यू नो दैट ये उसका आउटलुक इम्पॉर्टंट है, एटीट्यूड इम्पॉर्टंट है. आणि आज आपण सर्वांतर्फे प्राऊड पॅरेंट्स जे आहेत चंद्रभाई आणि भाभीजी यांचंही अभिनंदन आणि कौतुक करू की त्यांनी अतिशय पेशंटली सगळं हँडल केलं. रोहन, थँक यू व्हेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग अँड शेअरिंग युअर व्ह्यूज. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. हेलो रोहन. हेलो रोहन. हाँ बोलिए ना अंकल. डॉक्टर नरेंद्र जैन हियर. बोलिए अंकल. आप मोदी को और ट्रम्प को इस सिचुएशन के अंदर हाउ डू यू कंपेयर देम? आई थिंक बिकॉज हेलो. हाँ बोलिए ना. We have seen Trump wearing no mask in the public. He had no message of awareness to the general American people.
whereas we are seeing our Prime Minister already following social distancing and wearing a mask. And the second question is regarding hydroxychloroquine, which Trump has promoted for the COVID patients. But now the research says that it has no role. What was the situation in USA regarding hydroxychloroquine? These are my two questions. हाँ, ओके. सो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि तो सिचुएशन बिगड़ रही है उसके लिए सोली ट्रम्प रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रम्प के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. जब आपका प्रेसिडेंट ही कोई चीज सीरियसली नहीं लेता है तो आपको वो चीज सीरियसली लेने का मोटिवेशन नहीं मिलता है, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट है जो मोदी जी कर रहे हैं. वो इस चीज इतना सीरियसली ले रहे हैं कि उनके सारे फॉलोअर्स इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं. तो जो ये अवेयरनेस मोदी जी में है और ट्रम्प में नहीं है, वो एक वजह है कि इंडिया मुझे ज्यादा सेफ लगता है इस सिचुएशन में, और इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट भी उस वजह से कम है. हम लोग प्रिपेयर्ड है फॉर द डिजास्टर, पर होपफुली वो नहीं आएगा सब लोग. तो ये एक है. और वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कभी सोल्यूशन था ही नहीं. वो ट्रम्प की एक्शंस ऐसी होती है कि कई बार आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. उसके पास पावर इतनी है कि वो जो बोले लोग करते हैं. But because of his promotion of hydroxychloroquine, many of the Indian companies they could sold their hydroxychloroquine to in America. हाँ, वो उसने काफी सारी मेडिसिन इंपोर्ट की थी. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफी इंपोर्ट किया था. Right. Thank you. लोग यूज नहीं कर रहे थे उसे, सिर्फ ट्रम्प ही यूज कर रहा था, वो भी छोड़ दिया है उसने. Thank you. Rohan, बोलिए. hi Rohan, Jatin here. Hi. Very well narrated the whole story, right? And in fact, probably your story was so exciting and probably so worthwhile to listen. But I think your parents' story might be even more worthwhile to give it a patient listening sometime, right? Because we also have gone through a similar experience. Abhishu came from US, so Abhishu is my son for understanding of others, and probably he was actually much more relaxed than the amount of anxiety we were going through waiting for him. So I think it would be good to even hear what Josna Bhabhi and Mahendra Bhaiya went through at some point of time. But very well narrated. Thanks. मेरे से बड़ा एडवेंचर मम्मी डैडी ने किया हुआ है, तो वही तो समझ एडवेंचर चलती रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए. अभी महेंद्र भाई, एक मीटिंग आपके लिए दोनों के लिए बनती है. Yeah, exactly. That's what I was saying. I had a question. Can you hear me? Yes, I can. Yeah. So my question to you is that in America, so was there any process where you had to sanitize your bag or something like that in America? No, I did not sanitize. मैंने यूएस में अपनी बैग्स कहीं सैनिटाइज नहीं की थी. मेरी बैग सैनिटाइज हुई थी मेरे क्वारंटाइन फैसिलिटी में आने के बाद, रॉयल पैलेस. हाय रोहन. हाय रोहन सतीश मामा बोलतोय. बोलिए. रोहन, तू ज्या दिवशी आलास ना त्या दिवशी श्री इंग्लंड वरनं आला, आणि तुझी आणि त्याची स्टोरी काही वेगळी नाहीये. तुम्ही खूप सफर केलं आणि चांगल्या पद्धतीने देवाची कृपा तुम्ही व्यवस्थित इंडियामध्ये आलात. वो भी 26 तारीख को ही रिलीज हुआ है. 14 दिन वो भी क्वारंटाइन में था पूना में. हेलो.
मोहन, हाँ दिन वो भी क्वारंटाइन था, वो भी 26 तारीख को तेरे दिन ही रिलीज हुआ है वो। अभी वो घर पे है और उसकी उतना ही जर्नी हुआ है जितना तेरा जर्नी हुआ है। उसने भी फ्लाइट में कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पूरा स्ट्रगलिंग जरूरी तो। पैकेट में लेके आया था बैग में, उतना ही खा के वो इधर तक पहुंचा है। तुमचं नशीब चांगलं आहे, तुम्हाला सगळ्या सुविधा मिळाल्या व्यवस्थित आणि त्रास तुमच्या बरोबर होती ती तुला माहित असेल. तुमचं नशीब